चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। कल की वीडियो में बच्चे थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी और मेरे ख्याल से थोड़ा कल गले में भी दिक्कत थी, तो मेरे ख्याल अगर दोबारा उस वीडियो को देख लोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर नहीं समझ में आएगी तो अभी मैं रिवीजन करा देता हूँ बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चे कि जो भी कल हम लोगों ने प्रेम्बल और संविधान का स्रोत पढ़ लिया था कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, इन सारे चीजों के बारे में हमने बात कर लिया था। क्लियर? और ये चीजों को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्लेन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। मैंने कल प्रेम्बल के बारे में आप लोगों को बताया था, प्रेम्बल के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में। तो जल्दी जल्दी बच्चे कुछ लोगों का मैं नाम ले लेता हूं। ठीक है, सौरभ पांडे, कन्हैया चौहान, प्रिया यादव, अवनीश मौर्य, अंजलि वर्मा साहू, रोहित यादव, पटेल, आनंद वर्मा, राजेंद्र यादव, अर्पिता सिंह, श्रीकांत यादव, सुभी दुबे, अर्चू तिवारी सिलेक्टेड हैं, वर्षा सिंह, अनुराग मिश्रा, विराट वर्मा, रानी आनंद, प्रगति यादव, प्रियंका यादव, अनुराग यादव, रंजना सिंह, आकृति सिंह, आकांक्षा सिंह, प्रज्ञा सिंह, गौरी श्रीवास्तव, ठीक है, अवनीश विश्वकर्मा, रवि पाल, अखिलेश यादव, शैलेंद्र देश, दीपक, शीला मौर्य, अंजलि मौर्य, अभिषेक वर्मा, अनुज कुमार, पूजा यादव, श्रीकांत, सृष्टि दुबे, सचिन मौर्य, विकास मौर्य, सर्वेश दुबे, निशा यादव, विनीता यादव, रूबी सिंह, सालू सिंह, रूबी यादव, अपूर्व पांडे, ज्ञानंजय यादव, संदीप कुमार, अमित प्रजापति, अमित चक्रवर्ती, छवि श्रीवास्तव, मुकेश तिवारी, सुदीपा तनेजा, अनामिका तिवारी, शालिनी तिवारी, कार्तिकेय पांडे, सुनील यदुवंशी, सीमा वर्मा, अनिल पांडे, मोनिका पटेल, पंकज शर्मा, निशा लक्ष्मी चौरसिया, रेणु चौरसिया, क्षमा परवीन, नवीन मिश्रा, उत्कर्ष सिंह सेलेक्टेड है, अरविंद गुजर, अभय कुमार मौर्य, सुनील यादव, संदीप कुमार गोस्वामी। ठीक है, ये सारे कुछ बच्चे थे बच्चे, इनका मैंने नाम लिया। चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चे, फिर बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं उनका नाम मैं ले लूंगा। इशिता पांडे, ठीक है, इन सारे बच्चों का नाम है। चलिए आगे है बच्चे। तो कल जितनी भी चीजें कमियां रह गई थी उसको हम थोड़ा सा बच्चे फिनिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रस्तावना बताया था बच्चे, ठीक है। और हाँ सर, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी बेटा, जब प्रीमियरिंग वीडियो रहती है तो थोड़ा सा आप पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लिया करिए, थोड़ी नेटवर्क दिक्कत रहती है, बाकी यहाँ सारा क्लियर रहता है बच्चे। ठीक है, थोड़ी मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी को या वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा। जो ये प्रस्तावना होती है इसे मैंने प्रियम्बल बताया था, क्लियर हो जाएगा। और मैंने कहा था कि बच्चे हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का सार है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? सार है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब प्रस्तावना का निर्माण किया गया था बच्चे, तो प्रस्तावना जब बनाई गई थी, या सीधा सा कह सकते हैं बच्चे, जब हमारे यहाँ उद्देशिका का निर्माण हुआ था, तो इसी उद्देशिका को उस समय बच्चे हम लोग मूल उद्देशिका कहते थे, क्लियर। और इस उद्देशिका को पेश करने वाला व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सन था 13 दिसंबर 1946। फिर मैंने कल बता दिया था कि इसे स्वीकार किया गया बच्चे, इस बच्चे उद्देशिका को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, और हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए सर, उद्देशिका को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, और संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर मैंने कहा कितने दिसंबर को? तो आप 13 दिसंबर 1946 को बच्चे, और एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा संविधान का सार कौन है? उद्देशिका है या प्रस्तावना है बच्चे। और इसी को बच्चे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है कौन? प्रस्तावना बच्चे जाना जाता है, क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, जो कल चीजें ना समझ में आए यहां पर क्लियर कर लीजिए बच्चे। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, ये जो हमारा प्रस्तावना है सर, ठीक है, अब प्रस्तावना का जो सोर्स है बच्चे, या स्रोत है या सोर्स है, प्रस्तावना का जो सोर्स है वो यूएसए है। कौन है बच्चे? यूएसए, अमेरिका। जैसे बच्चे एक बात करेंगे, मैं पूरा प्रस्तावना बताऊंगा, और आपको पता है हमारी प्रस्तावना में 6 पैरा है। कितने पैरा है बेटा? 6 पैरा। उन 6 पैरा को अलग अलग पढ़ेंगे सर, क्लियर हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोर्स कहां का है? यूएसए का है, ठीक है। अगला पॉइंट करते हैं बच्चे, जो हमारी प्रस्तावना है, ध्यान से देखिएगा, प्रस्तावना को बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने, प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बच्चे। एक चीज और याद रखना,
केस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बच्चे। केस यहां पर बहुत लंबा है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे का केसेस है। तो आप ये याद रखिएगा बच्चे, जब प्रेम्बल पूरा हो जाएगा, पूरे प्रेम्बल की चीजें जब आपके समक्ष आ जाएंगी तभी आप जान पाओगे बच्चे, ठीक है, तब केसेस समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ नोट करते रहो। सर सुप्रीम कोर्ट, अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रस्तावना जो हमारी बनी ये 26 नवंबर 1949 को बनी थी। यानी कि ये जो प्रस्तावना थी सर, इसी को हम कह सकते मूल प्रस्तावना। और जितने भी शब्द इस समय प्रस्तावना में यहां पर लिखे गए, जितने भी शब्द लिखे गए बच्चे, उसी को हम लोग कहते हैं मूल ढांचा। कल शायद मैंने बताया था तो वॉइस कम थी, इस वजह से शायद कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो, तो आज पक्का समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। जब बच्चे प्रस्तावना हमारी तैयार हो गई और हमारा संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अपनाया तो 26 नवंबर 1949 को गया और लागू किया गया बच्चे 26 जनवरी 1950 को। तो जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा प्रेम्बल था बच्चे, उसी को हम मूल प्रेम्बल कह सकते हैं, मूल कॉन्स्टिट्यूशन था ही बेटा। क्लियर? उसके बाद बच्चे यहां पर जितने भी शब्द थे वो सारे के सारे हमारे मूल ढांचे वाले शब्द बन गए। कौन से ढांचे वाले? और हमने कल भी वीडियो में कहा था कि संविधान बच्चे प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है हमारे बच्चे प्रस्तावना में तो हम उसे क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं बच्चे। इतना तक हो गया था, ठीक है। तो बच्चे मूल ढांचे में, अब छोड़ो हटाओ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर सर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बेड़ूबारी केस आया और ये बेड़ूबारी केस आया बच्चे 1960 में। अब इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का, हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है कि नहीं है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, इसका संविधान के शब्दों का मेल मिलान भी नहीं है बच्चे। बहुत सारी चीजें कहा गया, तो इतना लेंदी मत बनाया जाए, उतना ब्रॉड आता नहीं है बच्चे एसएससी लेवल पर। तो लौट आइए, बेड़ूबारी केस में तो एक्सेप्ट किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर बच्चे चलता गया 13 साल बीता बच्चे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा नोट करिएगा। केशवानंद केस बच्चे, जो केस आया, कौन सा केस आया, केशवानंद केस आया। और ये केशवानंद बनाम केरल राज्य बच्चे, आप सारे बच्चे जानते हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है, तो आपका रिजल्ट होगा सर प्रस्तावना से संबंधित है, ठीक है। केशवानंद भारती केस जब आया तो उस समय बच्चे सुप्रीम कोर्ट में बच्चे इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की पीठ बनी। और ये आपको भी पता है सर, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच थी बच्चे, सबसे बड़ी बेंच थी बच्चे। और वो सुप्रीम कोर्ट की थी। कितने जज शामिल हुए, तो 13 बच्चे जस्टिस शामिल हुए। और ये सबसे बड़ी बेंच बनाई गई भारतीय इतिहास में 1973 को। और बच्चे बेड़ूबारी केस जो 1960 में आया था, उसमें कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उस केस को इस बेंच ने पलट दिया और कहा कि संविधान का अंग है कौन, प्रस्तावना। लेकिन संविधान का अंग तो प्रस्तावना है, यानी संविधान का भाग तो है, लेकिन इसमें बच्चे दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, बट मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह कौन से केस में कहा गया, तो केशवानंद। तो आप नोट करिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह केस सुप्रीम कोर्ट में कब आया, 1973 में आया। कौन से केस को पलटा गया, तो बेड़ूबारी केस को पलटा गया, जो कौन से सन में आया था, 1960 में आया था। क्लियर हो जाएगा। पलट कर बच्चे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बच्चे जो चीजें कही थी पीछ में, उसमें परिवर्तन कर दिया। और जब परिवर्तन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। फिर दूसरा पॉइंट कहा गया, ये बच्चे प्रस्तावना में, यानी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में
लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दो केस आ गए आपके सामने। एक बेरुबाड़ी केस आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंग नहीं माना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। कितने जजों की बेंच थी? तो रिजल्ट होगा 13 जजों के बेंच थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में जो निर्णय लिया था उससे पलट गया, संविधान का अंग मान लिया किसको? प्रस्तावना को, और संशोधन किया जा सकता है बच्चे। लेकिन मूल ढांचे में, ये वो मूल ढांचा जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 26 जनवरी 1950 को जो बनाया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बोलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो केस आ गए, बेड़ुबारी केस और केशवानंद भारती केस। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बताओ अब क्लियर हो रहा है आज बच्चे? ये काम चलता गया, यानी कि जब संविधान बच्चे का अंग बन गया प्रस्तावना, तो पहले संप्रभु की बात की गई थी हमारे संविधान में। संप्रभु था, गणराज्य भी था, लेकिन बच्चे लोक, चलो आगे बात करते ही हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने कहा कि बच्चे प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन कब कर दिया गया यार? जल्दी से बोलो। 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में आया। और मैंने यहां पर एक पॉइंट बढ़ाया था, इसी को बच्चे लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चे? तो आपका रिजल्ट होगा सर 150 से ज्यादा आर्टिकल, 150 से ज्यादा आर्टिकलों में यहां पर क्या किया गया था? तो बदलाव किया गया था। 150 से ज्यादा आर्टिकल में 1976 में 42वां अमेंडमेंट एक्ट बच्चे के तहत किया गया था। इसीलिए हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं कौन से संविधान संशोधन को। तो आपका रिजल्ट होगा सर 42। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब यहां पर बच्चे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक जोड़ा गया था समाजवाद, एक जोड़ा गया था बच्चे पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था बच्चे अखंडता, इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट। ये 3 शब्द आए। यानी कि बच्चे जो मूल हमारी प्रस्तावना थी उनमें, और 1950 से लेकर 1976 तक बच्चे इन तीनों शब्दों का अभाव देखा गया। यानी संप्रभु भी था, क्लियर हो जाएगा, लोकतांत्रिक भी था, क्लियर हो जाएगा, गणराज्य भी था, लेकिन इन 3 शब्दों को यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। इनकी नीड हमें महसूस हुई कब बच्चे? 1976 में। इस एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैंने यह भी बता दिया कि संशोधन किया जा सकता है। क्या ये बच्चे न्याय योग्य है? तो ये न्याय योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल। क्लियर हो जाएगा। क्या ये परिवर्तनीय है? नहीं बच्चे, ये परिवर्तनीय भी नहीं है। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे, क्या ये हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस रखती हैं? यस, हमारे जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है बच्चे। कौन महत्वपूर्ण है? प्रस्तावना हमारी महत्वपूर्ण है सर। अब जो भी कल वाली वीडियो में कमी थी, अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से। अब प्रस्तावना में बच्चे ध्यान से देखिएगा। प्रस्तावना बताती है भारत की राजनैतिक, प्रस्तावना बताती है भारत की राजनैतिक व्यवस्था क्या है। राजनैतिक व्यवस्था क्या है? यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है भारत का, यह बताती है हमारी कौन बच्चे? प्रस्तावना। क्लियर हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है भारत की, यह बताती है कौन बच्चे? प्रस्तावना। दूसरा है बच्चे कि संविधान का उद्देश्य क्या है।
संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है ये कौन बताता है? हमारा प्रियम्बल बताता है बच्चे। संविधान का उद्देश्य क्या है? प्रियम्बल है बच्चे। संविधान का उद्देश्य क्या है? प्रियम्बल बताएगी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा और पॉलिटिकल सिस्टम बताएगा बच्चे। ठीक है। अब अगला है बच्चे प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। ठीक है। प्रेम्बल अमेंडमेंट नॉट और यस बच्चे। क्लियर, यानी संशोधनीय है कि नहीं है। इन तीन चीजों के बारे में बच्चे ये बताता है व्यक्ति कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है। तो ये भी कौन बताता है? प्रस्तावना ही तो बताएगी भाई। अरे 13 दिसंबर को जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया उसी पर तो संविधान का निर्माण किया गया है बच्चे। क्लियर, तो आधार है, संविधान का सार है, बेस है ये। क्लियर। फिर मैंने कहा कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन बाहर से बच्चे उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्लियर, ये बताती है तीन चीजें हमारी। कौन बेटा? प्रस्तावना बताती है, प्रस्तावना। क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब अगर बात किया जाए बेटा कि राजनैतिक व्यवस्था, अगर बात किया जाए कि राजनैतिक व्यवस्था बच्चे, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनैतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपने एक नाम पढ़ा होगा संप्रभुता। कौन है बच्चे? संप्रभुता की बात किया जाता है बच्चे। ठीक है। कोई बच्चा बताएगा संप्रभुता क्या है? जल्दी से बताइए बच्चे। सोवेरिन, संप्रभुता के बारे में बताओ जल्दी से। उम्मीद है दिए होंगे रिजल्ट आप लोग। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ये भारत की राजनीतिक स्थिति है। नोट करो जल्दी जल्दी। एक्सप्लेन अभी आगे करते हैं, नोट कर लो। उम्मीद है हो गया होगा। ये तो बच्चे भारत की राजनीतिक स्थिति हो गई। अब उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। किसके बारे में? उद्देश्य। उद्देश्य में बच्चे न्याय की बात की जाती है। न्याय का मतलब जस्टिस की बात की गई है। और जस्टिस भी बच्चे सामाजिक होना चाहिए, राजनैतिक होना चाहिए और आर्थिक होना चाहिए बच्चे। तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। किसमें बच्चे? प्रेम्बल में जस्टिस की बात की गई है। और आपको भी पता है तीन प्रकार का न्याय होना चाहिए। सोशलिस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए बच्चे। इसे भी नोट करिए जल्दी से।
स्वतंत्रता की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है बच्चे। अब स्वतंत्रता है, कई प्रकार की स्वतंत्रता है, जरा आप बताएंगे बच्चे। फंडामेंटल राइट्स में इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स में हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बच्चे। चलिए, समानता की बात की गई है, इक्वलिटी, ये भी नोट करिएगा बच्चे। शिक्षा का अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इक्वलिटी की बात की गई है, सारे बच्चे आप जानते ही हो, क्लियर हो गया होगा। एक बंधुत्व शब्द आएगा, फर्टिनिटी, फर्टिनिटी, फ्रेटर्निटी होता है बच्चे, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो बच्चे हमारी प्रस्तावना का जो राजनैतिक उद्देश्य है वो सारे बच्चों को बताया। संप्रभुता है, लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है बच्चे, पंथ निरपेक्ष है, इन सब को अभी हम लोग आगे बच्चे एक एक बाया एक एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं बच्चे। प्रस्तावना हमारे कितने पैरा में बनी है सर? 4 पैरा में बनी है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है सर कि जब और अखंडता शब्द जोड़ा गया यानी अखंडता की बात की गई बच्चे, तो कौन से पैरा में जोड़ा गया? तो पैरा का मतलब जो लाइनें लिखी गई हैं बच्चे, तो कितने पैरा होते? 6 पैरा होते हैं सर, ठीक है। चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। अब प्रस्तावना है सर, प्रस्तावना का जो पहला पैरा होता है बच्चे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये बच्चे कौन से पैरा में आएगा? तो याद रखिएगा सर, प्रथम पैरा में आएगा। कौन से पैरा में आएगा बच्चे? बी द पीपल ऑफ इंडिया, लिख सकते हो इंग्लिश में, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब सर ये यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया? यूएसए। और जो बच्चे यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ बना है, उसके चार्टर एक्ट से लिया गया है और इसी से लिखा, वहां पर लिखा गया है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ठीक है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, और वहीं से हमने शब्द लिया हम भारत के लोग। इसका उद्देश्य होता है बच्चे, इसका अर्थ होता है कि भारत में सभी शक्तियां, भारत में शक्तियां, भारत में जो पावर है, जो शक्तियां हैं बच्चे, जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो किस में निहित है? जनता में होंगी, जनता में निहित होंगी, जनता में निहित होंगी। ये याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। पहले पैरा में जो शब्द लिखा गया है प्रस्तावना के, लिखा गया हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहां से लिया गया? अमेरिका से आया। सोर्स बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक्ट लिखा गया था, चार्टर, उसमें से लिया गया। और बच्चे लिखा यहां पर, इसका अर्थ होता है कि भारत में जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो सारी पावर बच्चे पीपल्स में है, जनता में है। उद्देशिका में ही लिख दिया गया था कि बच्चे भारत देश की सभी शक्तियां निहित में, जनता में निहित होंगी, और आज यही है सर। अगर बच्चे आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, तुरंत समझ लीजिए। अभी बच्चे 2 प्रकार का निर्वाचन होता है, ध्यान से सुनना 1 मिनट के लिए। 2 प्रकार से निर्वाचन होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब बच्चे डायरेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अगर बच्चे आप विधानसभा के चुनाव में भाग ना लो, यानी वोटिंग ना करो, तो क्या विधानसभा बनेगा? नहीं बनेगा,
ठीक है, तो यहां पर पावर किसके हाथ में है? जनता। बच्चे जनता ने विधानसभा चुन लिया सदस्यों को और उन्हीं सदस्यों में से एक कोई चीफ मिनिस्टर बनता है। फिर वही जनता बच्चे लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेती है तो बच्चे सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। अभी पूछा जाए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहां से लोकसभा सदस्य हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन बताया जाए कि बच्चे मोदी जी इस समय वर्तमान समय में लोकसभा में बच्चे मेंबरशिप कहां से हैं या मेंबर कहां से हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइए बच्चे, आंसर दीजिएगा। तो सारे बच्चों को पता होगा बनारस से है बेटा, वाराणसी से है। कहां से है? वाराणसी से। प्रतिनिधित्व तो कहां कर रहे हैं? बनारसी से कर रहे हैं। अब फिर सुनना बच्चे, मैंने कहा विधानसभा, ठीक है, तो जिन जिन राज्यों में विधानसभा होगी बेटा उन्हीं राज्यों में राज्यसभा भी होगा, उन्हीं राज्यों में राज्यसभा भी होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन जब होता है तो पक्का है बच्चे डायरेक्ट जनता तो भाग ले नहीं रही है वहां पर, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही तो भाग ले रहे हैं। तो बच्चे जो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो जिन जिन राज्यों में विधानसभा सदस्य होगी उन्हीं राज्यों में राज्यसभा के भी मेंबर होंगे बेटा। क्लियर हो जाएगा। अब देखो विधानसभा में डायरेक्ट जनता भाग लिया और आपने देखा लोकसभा में भी डायरेक्ट जनता ने भाग ले लिया, लेकिन राज्यसभा में डायरेक्ट जनता ने भाग नहीं लिया, इनडायरेक्ट लिया और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब इन तीनों लोगों द्वारा एक और इलेक्शन में भाग लिया जाता है प्रेसिडेंट का, यानी राष्ट्रपति का। अब जनता इन सदनों को ना बनाए तो क्या बच्चे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या हमारे यहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? नहीं होगा। तब फिर वही हो जाता बच्चे जो प्राचीन अवस्था में या ब्रिटेन में जो राजतंत्र चल रहा है, यानी वंशानुगत हो जाता। लेकिन हमारे देश में वंशानुगत ना करके बच्चे एक सीमित समय के लिए इलेक्शन पर निर्धारण कर दिया गया। सीमित समय का मतलब सिर्फ कितने साल? 5 साल के बाद बच्चे हमारी जनता इतनी पावरफुल है कि बच्चे किसी भी व्यक्ति को उखाड़कर फेंक सकती है मार्केट से। लेकिन भारत वाले बड़े यूनिक हैं यार, ये खुद बच्चे साइकिल में ना सेकंड हैंड टायर लगवाते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों को फॉर्च्यूनर से चलवा देते हैं। और इतने दानी है सर, हमारा खुद का, हमारी ही सरकारें जब हमारे लिए कार्य नहीं करती हैं बच्चे तो हमारा ही तो शोषण हो जाता है। और जब हमारा शोषण होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, हमारी है बच्चे। हम ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन क्यों करते हैं जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं? तो ये सारी शक्तियां किसमें है? तो प्रस्तावना की जो पहली टैगलाइन है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स कहां से? यूएसए से। यानी भारत में शक्तियां किसमें निहित हैं? जनता में निहित है बच्चे। ये फर्स्ट पैरा की बात की गई थी बच्चे, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चे हम लोग प्रेम्बल के सेकंड पैरा में, अब ये जो सेकंड पैरा है बच्चे ये राजनैतिक स्थिति को दर्शाता है। सेकंड पैरा हमारा किसकी स्थिति को? राजनैतिक स्थिति को। और सवेरिन बच्चे यानी कि संप्रभुता। आया बात की नहीं आया बच्चे? संप्रभुता की बात किया, अभी मैंने बच्चे पीछे लिख दिया था, संप्रभुता की बात किया। समाजवाद बच्चे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये हमारी राजनैतिक स्थिति को, पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है बच्चे। कौन से सिस्टम को बताता है? पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। कौन सा पैरा? सेकंड पैरा। अभी मैं एक एक करके आगे एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत होइएगा बच्चे। तो हमारा पहला पैरा कहा कि भारत में सभी शक्तियों का केंद्र जनता में है, पावर किसमें है? पीपल्स में है बेटा। सेकंड पैरा कहता है उन्हीं लोगों की संप्रभुता की बात की गई, समाजवाद की बात की गई, पंथ निरपेक्ष की, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की बात, और गणतंत्र बच्चे क्लियर हो जाएगा, यानी रिपब्लिक की बात की गई बच्चे, ठीक है। अब गणतंत्र में बच्चे मैं बताऊंगा कि भारत देश में गणतंत्र इलेक्टेड है, निर्वाचन है, लेकिन ब्रिटेन में यह वंशानुगत चल रहा है बच्चे। तो भारत में एक राष्ट्राध्यक्ष होगा लेकिन वो वंशानुगत ना होकर
उसका इलेक्शन कराया जाएगा सीमित समय के लिए। और आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है बच्चे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पैरा हो गया, उम्मीद है सारे बच्चों ने उतार लिया होगा। और जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा लिख रहा हूं ऐसे लिखिएगा। अब थर्ड पैरा कहता है बच्चे जस्टिस की बात किया, यानी कि न्याय। भाई इतनी चीजें हो गई तो सबको न्याय भी तो चाहिए बच्चे, कि नहीं चाहिए? न्याय भी चाहिए बेटा। और आपको पता है सर कि न्याय हमें सिर्फ 3 प्रकार से चाहिए। एक तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, है ना, और आर्थिक। इन 3 क्षेत्रों में हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए बच्चे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी जल्दी। ये थर्ड पैरा था हमारी प्रस्तावना का। चौथा पैरा नोट कर लिया, तीनों पैरा। पहले पैरा में हो गया समझ शक्तियां किसमें निहित है? भारतीय जनता में है। सेकंड पैरा में हमारी पॉलिटिकल स्थिति हो गई। और तीसरे पैरा में हमें बच्चे 3 क्षेत्रों में जस्टिस चाहिए, न्याय का प्रावधान किया गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा? इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। अब बात करते हैं चौथे पैरा में स्वतंत्रता की। किसकी बात करते हैं? लाइबर्टी की बात करते हैं बच्चे। अब ये चीजें समझ में आपको आएंगी फंडामेंटल राइट्स में बेटा। कहां समझ में आएंगी? फंडामेंटल राइट्स में समझ में आएंगी। फिर भी यहां पर बच्चे हम कुछ चीजें बता देते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा? अब बच्चे अगर स्वतंत्रता की बात किया जाए तो थॉट, विचार भी बच्चे अभिव्यक्ति, विचार रखने की स्वतंत्रता होती है बच्चे हमारे देश में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? उसके बाद बच्चे एक्सप्रेशन कहते हैं इसको थॉट बोलते हैं, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चे, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई बच्चे। अब जो तीसरा इसमें आएगा बेटा वो आपका मेरे ख्याल से विश्वास, बिलीव, धर्म, फेथ, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और भगवान जी की क्या कहते हैं, लोगों की उपासना, फेथ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, वर्शिप, ये हमारा चौथा पैरा हो गया। नोट करिए जल्दी जल्दी। ये सब बच्चे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर ठीक इसके बाद ही शुरू कर दूंगा, तो फिर ये चीजें जितनी भी हैं ये सब वहां क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि यहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसे बेटा। जल्दी नोट करो बच्चे। अब 5वें पैरे पर आते हैं। विचार, थॉट्स रख सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास होना चाहिए, धर्म, फेथ होना चाहिए, उपासना, वर्शिप होनी चाहिए। अब देखो 5 पैरा हमारा कंप्लीट हो गया। कितने पैरे कंप्लीट हो गए बच्चे? 5 पैरा हो गया। मेरे ख्याल 4 हो गया बच्चे, और 5वां होता है इक्वलिटी, समानता। पद की समानता, समानता में बच्चे आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे 15, 16 बच्चे। लोक अवसरों में समानता, पद की समानता होनी चाहिए बच्चे। अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर होगा बच्चे, और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस होता है ये बच्चे। अपॉर्चुनिटी,
5 पैरा आपका हो गया। छठवां पैरा बंधुत्व, जल्दी लिखिएगा। बंधुत्व में होता है व्यक्ति की गरिमा, लिख लीजिएगा बच्चे। एकता, अखंडता, यूनिटी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी बता ही चुका हूं बच्चे। और डेजिग्निटी बेटा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्या है सर, गरिमाएं हैं। इतना हो गया सर। अब एक बार मैं 1 मिनट का समय देता हूं, सारे लोग 6 के 6 पैरा को पढ़िए। सारे लोग बच्चे 6 के 6 पैरा को पढ़िए। 6 पैरा मैंने आपको बताया बच्चे। फर्स्ट पैरा में बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, ठीक है। दूसरे पैरा में मैंने भारत की राजनीतिक स्थिति को बताया। तीसरे पैरा में हमने न्याय बताया, जस्टिस बताया बच्चे। चौथे पैरा में हमने स्वतंत्रता बताया। 5वें पैरा में हमने समानता बताया। और 6वें पैरे में हमने बच्चे फ्रेटर्निटी की बात की बच्चे, ठीक है, और यानी कि बंधुत्व की, फ्रेटर्निटी की बात की यानी बंधुत्व की। मैं चाहूँगा 1 मिनट तक सारे लोग 6 के 6 पैरा पढ़िए। पढ़ लिया होगा। तो पहला पैरा का मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चे कि भारत देश में सभी शक्तियां किस में निहित हैं, जनता में निहित हैं बच्चे। अब जनता के बाद से जो दूसरा शब्द है बच्चे, जो राजनीतिक स्थिति है, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। सोवेरिन। सोवेरिन का मतलब होता है बच्चे संप्रभुता। क्या होता है बच्चे? संप्रभुता। सोवेरिन। इसमें बच्चे गवर्नमेंट की बात की गई है, सरकार का निर्णय लेना। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, 2 मिनट समझ लो बच्चे। भारत देश पूर्णतः स्वतंत्र है किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता करने के लिए। जब वो किसी भी राष्ट्र से मित्रता करे बच्चे, तो बाहरी किसी भी देश का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा। दूसरा बच्चे, अगर भारतीय सरकार किसी भी कानून का निर्माण करती है बच्चे, एक एग्जांपल ले लेते हैं सर जी। अभी जब ये बच्चे सिटीजन एनआरसी आया था ना बच्चे, अभी आप इस पर भी डिस्कस करेंगे। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया बेटा, इसमें जब बच्चे ये हुआ कि बांग्लादेश और बच्चे इन लोगों को शामिल किया जाएगा, तो पाकिस्तान ने ये मैटर बच्चे क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया। तो बच्चे ये हुआ था कि वो उनका आंतरिक मामला है, वो संप्रभु राष्ट्र है, उसमें किसी भी बाहरी देश यानी मैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं। ये भारत का अपना आंतरिक मामला है। क्लियर हो जाएगा। तो ये कहकर बच्चे संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कोई भी बच्चे कार्रवाई करने से क्या कर दिया, मना कर दिया था। तो हम बच्चे, भारत देश एक कौन सा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, और सरकार जो भी क्या लेगा, निर्णय लेगा, वो बच्चे कोई भी निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का देता हूं, मैं जब चाह रहा हूं तभी ये चैनल हमसे पढ़वा रहा है बेटा। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो क्या ये जबरदस्ती हमसे काम करवा पाएगा, चैनल नहीं करवा पाएगा बेटा। क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो यही होगा, संप्रभुता में सरकार अपना क्या लेती है बच्चे, निर्णय लेती है। और निर्णय में बच्चे, इस निर्णय में बाहरी देशों का, इस निर्णय में बाहरी देशों का दखल होगा कि नहीं होगा? तो रिजल्ट होगा सर नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा।
और एक बता दिया बच्चे, कहीं लिख लीजिएगा, किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता करने के लिए क्या है? स्वतंत्र। हम किसी भी राष्ट्र से मित्रता कर सकते हैं बच्चे। यही होती है हमारी क्या? संप्रभुता होती है बच्चे। यानी सरकार जो भी निर्णय लेगी अपने आंतरिक मामलों में बच्चे, उसमें वो पूर्णतया फ्री है, किसी भी बाहरी देश का इंटरफेयर नहीं होगा उसमें। ये होता है हमारा संप्रभु। तो भारत एक कौन सा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र है। यहां की गवर्नमेंट अपने आंतरिक मामलों में निर्णय ले सकती है, उसमें किसी भी बाहरी देशों का दखल नहीं होगा। हम किसी के साथ मित्रता करने के लिए स्वतंत्र है, व्यापार ट्रेड भी कर सकते हैं बच्चे। ये होता है संप्रभुता। क्या होता है बच्चे? संप्रभुता। हां सर, एक क्वेश्चन यहां पर पेन से बढ़ा लीजिएगा बेटा। भारत कॉमनवेल्थ यानी कि भारत जो है बच्चे वो राष्ट्रमंडल देशों में सदस्य है। राष्ट्रमंडल देशों में भारत क्या है बच्चे? सदस्य है। वो अपनी सदस्यता को कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने बच्चे क्या किया है? शासन किया है। उन सभी देशों का एक ये ग्रुप है। कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको संप्रभुता के बारे में बताया कि सरकार हमारी कोई भी निर्णय ले सकती है, बाहरी देशों का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, और बच्चे किसी भी राष्ट्र के साथ व्यापार ट्रेड यानी कि मित्रता करने के लिए हम पूर्णतया क्या है? सुदृढ़ है बच्चे। फिर अगला होगा सर समाजवाद। क्या है बच्चे? और आपको पता है कि भारत का जो समाजवाद है वो नेहरू की समाजवाद अवधारणा पर है बच्चे। किसके अवधारणा पर है? नेहरू जी की। लेकिन जो भारत देश का समाजवाद बना बच्चे वो आगे, अच्छा बच्चे, रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से। और भारत का जो समाजवाद है बच्चे वो मिश्रित है। भारत का समाजवाद क्या है बच्चे? मिश्रित है समाजवाद। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीज है बच्चे। हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, यानी समाजवाद के साथ साथ थोड़ा सा हमें क्या है बच्चे? पूंजीवाद भी है। यानी हमने निजी क्षेत्रों को भी क्या दिया है? बढ़ावा दिया है बच्चे। सामाजिक योजनाएं भी हैं, समाजवाद भी है, साथ साथ बच्चे हमें इनकम का सोर्स भी बनाना था, हमें निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना था। इस वजह से बच्चे हमारे यहां देखिए समाजवाद और प्लस पूंजीवाद, तो दोनों मिक्स हो गया बच्चे, तो मिश्रित। और ऐसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी का भी क्वेश्चन होता है बच्चे, उसमें भी समाजवादी, क्लियर हो जाएगा, प्लस निजी, दोनों क्षेत्रों को बराबर का बच्चे है। एक क्वेश्चन और आएगा, नोट से समझ लीजिएगा, अभी यहां लिखिएगा नहीं सर। 1991 में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर आएगा, 1951 में एक बच्चे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप इनका नाम तो सब लोग जानते हो, भारत देश के 10 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे, और पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुना होगा, उस समय ये वहां बच्चे भारत के वित्त मंत्री भी थे। उस समय सर इन्होंने यानी 1991 में बच्चे एक योजना दिया था, एलपीजी, या एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन बच्चे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और बच्चे उदारीकरण। इन एलपीजी जो चीज को दिया था बच्चे, वो किसने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और यही से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बच्चे, वो लगभग 7% के ग्रोथ रेट से बढ़ना क्या हुई? प्रारंभ हो गई बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो भारत देश का समाजवाद कैसा है बताओ बच्चे? मिश्रित है कि नहीं है? क्लियर। अब दूसरा पॉइंट यहां पर देखो सर, कहां से लिया गया? तो आपको पता होगा रूस से लिया गया सर। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से यहां तक मैंने समझा दिया अभी से। अब यहां पर देखो बच्चे, पूछा जाए समाजवाद रूस किसकी अवधारणा की? तो नेहरू की अवधारणा पर। पहले बच्चे जब मूल संविधान बनाया गया तो इसे लिखित रूप में शामिल किया गया, तो आपका रिजल्ट होगा सर शामिल नहीं किया गया। तो फिर हमें इसकी जरूरत कब पड़ी? तो जरूरत पड़ी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। हमने इसे बच्चे किस रूप में संविधान में शामिल कर लिया? तो कह सकते हो बच्चे लिखित रूप में हमने इसे क्या कर लिया? शामिल कर लिया। मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए, संप्रभु बता दिया और समाजवाद। पूछा जाए समाजवाद कहां से लिया गया? तो रूस से,
ठीक है सर। भारत देश का समाजवाद सर कैसा है, तो मिश्रित है। समाजवाद के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी थोड़ी सी है। एलपीजी व्यवस्था किसने दिया, तो आपका निजा होगा बच्चे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से सन में, 1991 में। लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, क्लियर हो जाएगा, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण बेटा, ठीक है। कहां से है ये, रूस से, ठीक, नोट कर लो। और अगर बच्चे क्वेश्चन आ जाए या कोई पूछ ले कि समाजवाद लेने का उद्देश्य क्या था, तो आप कह सकते हो सर निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना था, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना था बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उम्मीद है ये शब्द भी समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग पंथ निरपेक्ष। सेकुलरिज्म। पहला पॉइंट लिखना, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट, सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म क्या है, एक समान है। ये हमने कब शामिल किया भारतीय संविधान में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने इस चीज को क्या कर लिया, लिखित रूप से क्या कर लिया, शामिल कर लिया बच्चे। किस रूप में, लिखित रूप में हमने इसे क्या कर लिया, शामिल कर लिया बच्चे। चौथा पॉइंट इसका होगा, धर्म का राज्य से कोई संबंध, धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। नोट करिए जल्दी से। अगला पॉइंट, भारत का पंथ निरपेक्ष सकारात्मक है, पॉजिटिव है बच्चे। भारत का पंथ निरपेक्ष क्या है, सकारात्मक है। भारत का पंथ निरपेक्ष क्या है, सकारात्मक है। क्योंकि बच्चे सभी धर्मों के लिए कार्य करना, सभी धर्मों के लिए कार्य करना, यही सकारात्मक है बच्चे भारत का पंथ निरपेक्ष। राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म भारत के क्या हैं, एक समान है। हमने इसकी जरूरत समझी 1976 में, हमने लिखित रूप में संविधान में इसे लिखित रूप से शामिल कर लिया। और बच्चे भारत का जो पंथ निरपेक्ष है वो क्या है, सकारात्मक है बच्चे। भारत देश में सभी धर्म क्या है, एक समान है, और हमारी गवर्नमेंट सभी धर्मों का विकास करेगी, सभी धर्मों के लिए कार्य करेगी। इसीलिए जो हमारी सोच है यहां पर, धार्मिक जो सोच है वो पॉजिटिव है बेटा, नेगेटिव थिंक नहीं है। एक और चीज सर, 50% से ज्यादा लोग जो होते हैं सर, उन्हें अल्पसंख्यक में शामिल नहीं किया जाता, और जिनकी संख्या 50% से कम है उन सभी लोगों को हमने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। कानूनी भाषा में इसे बहुसंख्यक कहते हैं बच्चे। इसमें मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म है ना, ये सारे अल्पसंख्यक में आते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा, जिनकी संख्या 50% से क्या हो, कम हो बच्चे। ये देख लीजिए जल्दी से, ये भी हमारा खत्म हो गया। और जितने भी धर्म हैं बच्चे, इन धर्मों के अंदर पंथ होता है, पंथ के साथ साथ संप्रदाय भी होता है। आपने सुना होगा हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है ये पंथ है, संप्रदाय है बच्चे। और आपको भी पता है कौन सा धर्म है, जैन धर्म की बौद्ध धर्म,
तो जैन धर्म है बच्चे, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, हम दोनों शाखाओं के दोनों पंथों का विकास कर रहे हैं बच्चे। पर्टिकुलर ये नहीं कर रखे हीनयान का ही यहां काम होगा, महायान जी का यहां काम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो धर्म के अंदर जितने भी पंथ हैं उन सभी पंथों को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं बच्चे। ठीक है, ये हमारी सरकार का काम है सर। जैसे बच्चे हज यात्रा होती है तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं यहां पर। ये आपका हो गया पंथ निरपेक्ष। तो भारत का पंथ निरपेक्ष बताओ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो आपका रिजल्ट होगा सर पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे हम सभी पंथ और संप्रदाय को एक साथ लेकर चलते हैं बच्चे। अब हमारा गणराज्य होगा रिपब्लिक बच्चे, अगला होगा गणराज्य। अब जो गणराज्य है बच्चे, यहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष है, और भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का भारत में क्या होता है बच्चे, निर्वाचन होता है। और निर्वाचन होता है कौन से समय के लिए, सीमित समय के लिए होता है, और यह सीमित समय मात्र कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? भारत में बच्चे राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। यहीं पर एक पॉइंट और कर लिया जाए, ब्रिटेन में कौन सा तंत्र है, राजतंत्र है, और राजतंत्र में वहां राष्ट्र का प्रमुख क्या है, राजा है, और राजा बच्चे वहां राजा का जो पद है वो बच्चे वंशानुगत है। आपको ये मिलेगा कि भारत देश का राष्ट्रपति किस राष्ट्र के राजा के बच्चे समान है, यानी पावर दोनों की समान है, यानी नाम मात्र है, तो वहां पर रिजल्ट लगाना होगा ब्रिटेन के सम्राट के बराबर है, नाम मात्र। बट दोनों में डिफरेंस, ब्रिटेन में राजा का पद वंशानुगत है, बट भारत में राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचन सीमित समय मात्र कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बाद हम चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। और सिर्फ बच्चे एक ही अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल किया था, उनका नाम था, आप बताओ जल्दी से, वह कौन सा भारत का राष्ट्रपति है जिसने लगातार बच्चे 2 कार्यकाल? अब लास्ट शब्द बना लोकतंत्र। और आपको पता है भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में कौन सी प्रणाली है बेटा, संसदीय प्रणाली, यानी शक्तियां किसमें निहित हैं, जनता में। और जनता के ही सदन को बच्चे, संसदीय प्रणाली में जनता के ही सदन को हम लोग कहते हैं लोकसभा। क्या कहते हैं बच्चे, लोकसभा कहते हैं। लोकसभा कहते हैं बच्चे। ये आपकी प्रस्तावना थी बच्चे, बाकी जो भी चीजें इसमें बच रही हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा। अब एक चीज बताओ यार, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे, लिखेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा उद्देशिका कितने दिसंबर को पेश किया गया, तो सब पता है 13 दिसंबर 1946। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष। उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब उद्देशिका को एक्सेप्ट कब कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। संविधान का सार किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। मूल प्रस्तावना जो 26 जनवरी 1950 को बनी बच्चे, लागू हुई। क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। क्या मूल ढांचे में
तो नहीं बच्चे। क्या अब तक संविधान बच्चे प्रस्तावना में संशोधन किया गया? हाँ सर। कितनी बार? एक बार। क्लियर हो गया। एक बार कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। अच्छा, 76 में जब किया गया तो किन किन चीजों को शामिल किया गया? तो तुरंत रिजल्ट होगा सर, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल कर लिया गया। क्लियर हो जाएगा। बेरुवाड़ी केस कब आया? 1960 में आया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग माना इस केस में? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर नहीं माना। तो किस बच्चे केस में संविधान का अंग माना गया प्रस्तावना को? तो आपका रिजल्ट होगा सर केशवानंद भारती बनाम केरला। भारत की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच की सुनवाई कौन से केस पर हुई? तो आप बोलोगे केशवानंद भारती। कब? 1973। कितने जजों की बेंच थी? 13। क्या वहां पर संविधान को अंग माना गया? यस, माना गया। संविधान का बच्चे उद्देश्य प्रस्तावना को कुंजी घोषित किया गया। संविधान की है बच्चे, वहां से हम चीजों को लेते हैं, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल है बेटा। क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि प्रथम पैरा में हम भारत के लोग यानी समझ शक्तियों का केंद्र कौन होगी? जनता होगी। कहां से लिया? यूएसए से लिया। हमारी राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें मैंने पहला बताया संप्रभु, भारत कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है भारत देश में, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और जनता का सदन हम किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। भारत गणतंत्र भी व्यवस्था है बेटा, यहां के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, इलेक्टेड होते हैं, लेकिन बच्चे ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। ठीक है। फिर मैंने बच्चे समाजवादी विचारधारा बताई। समाजवाद रूस से लिया गया, नेहरू की अवधारणा पर है। क्लियर हो जाएगा। और भारत का समाजवाद मिश्रित है बच्चे। एलपीजी भी मैंने बता दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991। यह हमारी प्रस्तावना थी। और प्रस्तावना में बच्चे टोटल कितने पैरा हैं? 6 पैरे हैं। ठीक है, पढ़ लो एक बार जल्दी से। आपका प्रियम्बल का टॉपिक खत्म हो गया। यहां पर किसी भी बच्चे को, और केस बेटा लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि केस बहुत बड़ा बड़ा है, 2-2, 3-3 घंटे केस है। तो बस इतना याद रखो कि कौन सा केस कहां से संबंधित है। बस बहुत सारे केसेस हैं, कोई मतलब नहीं होता सर। वो पॉइंट्स पढ़िए, एग्जाम टेकिंग पॉइंट्स पढ़िए, जिससे आपको लाभ हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है सारे बच्चों का क्लियर हो गया। और जिन भी बच्चों का क्लियर नहीं हुआ होगा वो बच्चे जरूर एक बार इनबॉक्स में मैसेज डाल देंगे, ताकि मैं बच्चों से फिनिश कर दूं। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, और इसी में सर चलिए ठीक है, अब अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो नागरिकता शुरू करेंगे बेटा, सिटीजनशिप करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता हमारा अगला चैप्टर होगा। प्रस्तावना आपका खत्म हो गया, संविधान सभा खत्म हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चे, उम्मीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे, और जितने भी बच्चों का बच्चे नाम नहीं ले पाते जान लो उन सबका नाम ले लिया। ठीक है, बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाए रखो बच्चे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। और कोरोना से थोड़े बचे रहना बेटा, क्योंकि जहाँ पर हम भी रहते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा कोरोना आ चुका है, तो थोड़ा सा सेफ्टी में रहना होता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय, टेक केयर।